Hello everyone, I welcome you all to Dibya Career. So students, today I will be starting with the IFS Module D Unit 7 which is Merchant Banking Services. आज के सेशन में हम लोग जो जनवरी 2026 में न्यू मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशंस लाए गए हैं बाय सेबी उसके बारे में मेनली डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो पुराने रूल्स रेगुलेशन थे रिलेटेड टू द मर्चेंट बैंकिंग वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो आपको बुक में सब पुराने ही मिलेंगे। ओके और बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो आपको आंसर मार्क करने रहेंगे दैट हैज टू बी बेस्ड ऑन न्यू रेगुलेशंस। तो इसलिए ये आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां आपको बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। सो बिफोर प्रोसीडिंग विद द सेशन, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो press the bell icon to get the timely notification. And for all the JIB related updates, do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. So let's start with our today's session. तो सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे रिलेटेड टू मर्चेंट बैंकिंग। अब देखिए, जो मर्चेंट बैंकर होता है वो किसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है? इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कमर्शियल बैंक्स। जो मर्चेंट बैंक्स होता है ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू द कॉर्पोरेट कस्टमर्स, टू द वेल्दी कस्टमर्स, जिनको की क्या है, कैपिटल में भी रेस करना है फ्रॉम द मार्केट। सो जो इनको इक्विटीज इशू करते हैं ये लोग मार्केट में, तो ये पूरा मर्चेंट बैंकर्स इशू मैनेजमेंट का भी काम संभालता है, बिफोर लिस्टिंग एंड पोस्ट इशू, प्री इशू पोस्ट इशू दोनों तरीके के काम संभालता है, जहां पर आपका बुक बिल्डिंग होती है, प्रोस्पेक्टस इशू होता है, ओके क्या रेंज रखनी है शेयर्स की, उसके बाद भी अंडर राइटिंग सर्विसेज। तो ये टाइप की सर्विसेज ये मेनली प्रोवाइड करता है, साथ में फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। तो इस टाइप की ये स्पेशलाइज्ड सर्विसेज मर्चेंट बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। So merchant banker is defined as any person who is engaged in the business of issue management, either by making the arrangements regarding the selling, buying or subscribing to the securities. तो अब जैसे किसी कंपनी को फंड रेज करना है तो उसके लिए वो इक्विटीज इशू करेगी मार्केट में, तो उससे रिलेटेड अरेंजमेंट्स करना, ओके रिलेटेड टू कि भाई इनफ इन्वेस्टर्स हो, एडवर्टाइज करना उसके लिए कि उसको सब्सक्राइब करे उसके शेयर्स के लिए। So they act as a manager, consultant, advisor, or even rendering the corporate advisory services in relation to such issue management. तो इससे related ये different types of services provide करते हैं. Now merchant banking activities, especially those covering the issue and underwriting of shares and debentures, are regulated by merchant bankers regulation of SEBI. इसको कौन रेगुलेट करता है? इट कम्स अंडर द मर्चेंट बैंकर्स रेगुलेशंस गिवन बाय द सेबी। इसको सेबी ही रेगुलेट करती है आपकी मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज को, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट। यहाँ पर कैपिटल मार्केट में क्या है, आप जो कंपनीज है वो फंड रेज कर रही है बाय इशूइंग द शेयर्स, तो उसके सारा इशू मैनेजमेंट का काम ये लोग संभालते हैं। दैट इज वाई द रेगुलेटर हेयर इज द सेबी। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन मर्चेंट बैंकिंग एंड कमर्शियल बैंकिंग। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है वो समझेंगे। सो सबसे पहला डिफरेंस है रिगार्डिंग द रेगुलेटर। तो मर्चेंट बैंकर्स की जो एक्टिविटीज है दैट आर रेगुलेटेड बाय सेबी, ओके बिकॉज इट इज रिलेटेड विद डीलिंग द कैपिटल मार्केट्स। और जो कमर्शियल बैंक्स है उनकी जो एक्टिविटीज है दे आर गवर्न्ड बाय द आरबीआई रेगुलेशंस। मर्चेंट बैंकर्स दे प्राइमरली असिस्ट इन रेजिंग द इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस, जहां पे कंपनी क्या है, शेयर्स इशू करके फंड रेज करती है, ओके। वहीं कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं दे डील विद द डेट रिलेटेड फाइनेंस। अब यहाँ पर कंपनीज को फंड रेज करना है, दैट कुड बी रेज थ्रू लोन्स। तो लोन्स क्या है, इट इज अ डेट, ओके। सो यहाँ पर इट इज मेनली प्रोवाइडिंग द डेट फाइनेंस, और मर्चेंट बैंक्स दे हेल्प इन असिस्टिंग इन रेजिंग द इक्विटी फाइनेंस फ्रॉम द मार्केट्स एक्चुअली। मर्चेंट बैंक्स आर मैनेजमेंट ओरिएंटेड वेयर एज कमर्शियल बैंक्स आर एसेट ओरिएंटेड। मैनेजमेंट ओरिएंटेड बिकॉज यहाँ पर ये लोग एक्सपर्टाइज एडवाइजरी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सो इट इज रिलेटेड टू मोर ऑफ मैनेज, और साथ में उनका पोर्टफोलियो मैनेज करना, वेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, सो दे आर मोर ऑफ मैनेजमेंट ओरिएंटेड। वहीं पे कमर्शियल बैंक्स एसेट ओरिएंटेड होती है बिकॉज दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग द लोन्स टू द कॉर्पोरेट्स थ्रू विच दे कुड ऑल्सो purchase fixed assets and other assets. Activities of merchant banks are project counseling, capital structuring, amalgamations, takes over. तो अगर कंपनीज को मर्जर एक्विजिशन करना, उससे रिलेटेड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना, काउंसलिंग करना, कैपिटल रीस्ट्रक्चर करना डेट इक्विटी का, जिससे एक ऑप्टिमम रेशियो हो। और साथ में कमर्शियल बैंक्स दे मेनली एक्ट एज अ फाइनेंसर्स, जहाँ पे वो लोग डायरेक्टली लोन्स प्रोवाइड करते हैं टू द कस्टमर्स। मर्चेंट बैंकर्स अंडरटेक फी बेस्ड बिजनेस। अब ये जो इतने टाइप की एडवाइजरी कंसल्टेंट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए ये लोग फीस चार्ज करते हैं। वेयर एज कमर्शियल बैंक दे अंडरटेक द फंडिंग बिजनेस वेयर दे चार्ज द इंटरेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग द लोन्स।
Okay, so these are the main differences between the merchant banking and the commercial banking. Now we will discuss regarding the licensing requirements. So सबसे पहले तो जो merchant bankers है, they are required to obtain the certificate of registration from SEBI. Okay, merchant banker को अगर operate करना है as a merchant banker, they are required to get this certificate of registration from SEBI, so that they could render the issue management services regarding public issue, right issue या private placement issues. Okay, कोई भी टाइप के इशू को मैनेज करना है उसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा फ्रॉम द सेबी, चाहे उनको इशू मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कुछ अंडरराइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी है, कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. ओके, नेक्स्ट, लाइसेंसिंग तब भी चाहिए इफ दे आर एक्टिंग एज अ बैंकर टू द इश्यूज, जहां पर जैसे कि डेजिग्नेटेड ब्रांचेस होती हैं जो कि हैंडल करती है आपका एसबा एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट, जैसे डिफरेंट जो इन्वेस्टर्स है अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके शेयर्स पे कंपनीज के, तो उसमें असबा के थ्रू क्या है उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और वो पैसा डायरेक्टली कंपनी के पास नहीं जाता, उसके लिए एक एस्क्रो अकाउंट मेंटेन रहता है जहां पर वो पैसा कलेक्ट होता है. तो अगर जो रूल्स है कि अगर 95% लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वो पूरा, जैसे मान लीजिए सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया गया तो वो पैसा वापस लौटा दिया जाता है. So it also act as a banker to the issue assignment. Next है rules regarding debenture trustee. So as per the SEBI regulations of 21, appointment of debenture trustee is now mandatory for all the public issue of debt securities regardless of 18-month threshold. पहले क्या था, अगर कोई कंपनीज डिबेंचर्स के थ्रू फंड रेज करती है, ओके, डिबेंचर्स आर द डेट इंस्ट्रूमेंट्स, तो वहां अगर मेच्योरिटी पीरियड 18 मंथ्स है, उससे ज्यादा है, 18 मंथ्स है, तो उनको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता था हु कुड लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ दीज डिबेंचर होल्डर्स. अब ये रूल में क्या चेंज आ गया है, अब इसमें इससे मतलब नहीं है कि उसका मेच्योरिटी पीरियड क्या है. अगर आप डिबेंचर्स के थ्रू पैसा रेज कर रही है तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना ही करना है. ओके, नेक्स्ट है regarding portfolio management services. So merchant bank can carry on the activity as a portfolio manager only if the separate certificate of registration under the provisions of SEBI portfolio manager regulations of 1993 is obtained. So इसके लिए उनको एक separate certificate of registration चाहिए रहता है under these regulations. Okay, if they want to act as a portfolio manager. Now this is very important where now we are going to discuss all the अमेंडेड रेगुलेशन जो पास हुए हैं इन द जनवरी 2026. तो इस पर आपके क्वेश्चंस बेस्ड होंगे एग्जाम्स में. सो देयर आर वेरियस चेंजेस व्हिच हैज बीन मेड इन द मर्चेंट बैंकिंग रूल्स. सो सबसे मेन जो चेंज आया है दैट इज रिलेटेड टू द categorization system of merchant bankers. So the previous 4 category system of merchant bankers where they were categorized under 4 groups 1, 2, 3, 4 is now replaced by stricter 2-tier structure focusing on higher capital requirements and risk management. पहले क्या था, मर्चेंट बैंकर्स 4 कैटेगरी के रहते थे जो आपको मैकमिलन बुक में भी दिया रहेगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, या वैसे आप रोमन नंबर में भी लिख सकते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4. तो कैटेगरी 1 वाले क्या है, सारे टाइप के एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हैं. कैटेगरी 2 वाले सारे कर सकते हैं एक्सेप्ट एक्टिंग एज ए लीड इशू मैनेजर. ठीक है, वो लीड इशू मैनेजर का जैसा काम नहीं कर सकते, बाकी सारी एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हैं लाइक अंडरराइटर, एडवाइजर, कंसल्टेंट एंड और. कैटेगरी 3 वाले सब कर सकते हैं एक्सेप्ट एक्टिंग एज एन इशू मैनेजर, जो कैटेगरी 2 वाले नहीं कर सकते, और साथ में दे ऑल्सो कुड नॉट एक्ट एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर. कैटेगरी 4 वाले जो है वो ये सारे काम तो नहीं कर सकते, इशू मैनेजर का काम नहीं कर सकते, पोर्टफोलियो मैनेजर का काम नहीं कर सकते, साथ में दे ऑल्सो कैन नॉट अंडरटेक एज एन अंडरराइटर, अंडरराइटर की भी एक्टिविटी अंडरटेक नहीं कर सकते. इसका मतलब कैटेगरी 4 वाले सिर्फ दे कुड एक्ट एज एन एडवाइजर और कंसल्टेंट, सिर्फ यही एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते थे. तो इस तरीके से क्या थी कि पहले कैटेगराइजेशन था, वहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट रूल्स भी जो था, जो हायर कैटेगरी 1 के लिए था 5 करोड़, उसमें भी चेंजेस आ गए हैं. तो हम ये सारी चीजें समझेंगे क्या क्या चेंजेस आए हैं इन द न्यू रेगुलेशंस. तो पहला चेंज है जो हमने बताया, 4 कैटेगरीज की जगह अब सिर्फ 2 कैटेगरीज है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2. तो जो कैटेगरी 1 वाले हैं वो अभी भी क्या है, सारे टाइप की एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हैं विच इज रिलेटेड टू एक्टिंग एज ए लीड मैनेजर फॉर द मेन बोर्ड इश्यूज, और बाकी तो सब कर ही सकते हैं जैसे पोर्टफोलियो मैनेजर की जैसे एक्ट करना, एडवाइजर, कंसल्टेंट, तो ये सारी ही एक्टिविटीज कर सकते हैं. Category 2 merchant bankers are permitted to undertake all the activities except acting as a lead manager.
सो जो मेन आईपीओज आ रहे हैं, इक्विटी आईपीओज, उसके लिए वो लीड मैनेजर के जैसे काम नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। चाहे पोर्टफोलियो मैनेजर की जैसे काम करना हो, अंडरराइटर काम करना हो, कंसल्टेंट काम करना हो, एडवाइजर काम करना हो। दे कैन मैनेज द एसएमई आईपीओज, राइट इश्यूज, बायबैक्स, टेक ओवर, बाकी सब एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हैं एक्सेप्ट फॉर एक्टिंग एज अ लीड मैनेजर। अब कैटेगरी 3 और 4 वाले नहीं है, वहां पर पहले क्या था, कैटेगरी 3 वाले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम नहीं कर सकते थे और कैटेगरी 4 वाले अंडरराइटर का भी काम नहीं कर सकते थे। वो अब रिमूव हो गया है क्राइटेरिया, अब सिर्फ 2 कैटेगरी में मर्चेंट बैंकर्स डिवाइडेड है। साथ में अब हम सारे देखते हैं क्या क्या न्यू एस्पेक्ट्स है दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस 2026 फ्रेमवर्क। पहला है रिगार्डिंग हाई नेटवर्थ रिक्वायरमेंट। तो मैंने जैसे बताया जो कैटेगरी 1 वाले थे जिनके लिए पहले सिर्फ 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, दैट हैज बीन इनहांस्ड टू मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 50 करोड़। अब इनका 50 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। और कैटेगरी 2 वालों की 10 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए विच हैज टू बी अचीव्ड इन फेस मैनर बाय 2028। तो इनको ये टाइम पीरियड दिया गया है। 26 में रेगुलेशन आए क्योंकि पहले रिक्वायरमेंट कम ही रहती थी 5 करोड़ की, तो अब कैटेगरी 1 वालों की 50 करोड़ होनी चाहिए, कैटेगरी 2 वालों की 10 करोड़, एंड दे आर गिवन द टाइम पीरियड दे हैव टू अचीव्ड इन बाय 2028। लिक्विड नेटवर्थ, अब जो इसमें भी जो नेटवर्थ है, इसमें भी जो 25% है, दे दैट मस्ट बी हेल्ड इन अनइनकम्बर्ड लिक्विड एसेट, जिसमें किसी तरीके का और किसी का चार्ज क्रिएट ना हो, अनइनकम्बर्ड हो। 25% लिक्विड एसेट्स में, लिक्विड सिक्योरिटीज में होल्ड होना चाहिए। मतलब अगर 50 करोड़ है तो उसमें से 25% उसका, 50 करोड़ का 25% जो रहेगा, यानी कि 12.5 करोड़। ओके, वो किस में हेल्ड करेंगे? 12.5 करोड़ अगर 50 करोड़ ही है तो वो कैश में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसको कि जब जरूरत पड़े तो आप इजिली क्या है यूज कर सको। ओके, तो वो 25% शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स। Next है rules regarding minimum revenue threshold. So now this introduced mandatory minimum cumulative revenue threshold from the permitted activities over a rolling 3-year period to ensure active participation with the first assessment state slated from financial year 29. The requirements are 25 crore for category 1 and 5 crore for category 2. तो ये requirement रखी गई है regarding टोटल जो क्यूमुलेटिव रेवेन्यूज जो इनकी होनी चाहिए, ओके, दैट शुड बी जनरेटेड। और इसमें पहला असेसमेंट फाइनेंशियल ईयर 29 से किया जाएगा कि भाई जो कैटेगरी 1 वाले उनकी 25 करोड़ की रेवेन्यू हो रही है कि नहीं हो रही है, और कैटेगरी 2 वाले की 5 करोड़ हो रही है कि नहीं हो रही। ट्रांजिशन, existing merchant bankers must recategorize themselves by January 2027 और be automatically downgraded to category 2. So अगर कैटेगरी 1 में कोई है तो उनको ये सारे रिक्वायरमेंट्स तो फुलफिल करने और अपने आप को रिकैटेगराइज कर लेना है, अदरवाइज उनको ऑटोमेटिकली कैटेगरी 2 में डाउनग्रेड कर दिया जाएगा बाय January 2nd 2027. Next are the rules regarding appointment of principal officer and compliance officer. So every merchant bank must designate a principal officer who is responsible for day-to-day decisions. He must be a full-time employee having minimum 5 years of experience in financial market. And compliance officer must be independent of this principal officer and other key personnel to ensure unbiased oversight. तो हर मर्चेंट बैंकर को एक तो प्रिंसिपल ऑफिसर रखना है जो डे टू डे एक्टिविटीज को सारा कुछ देखेगा, और उसको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फाइनेंशियल मार्केट। और इसके अलावा एक कंप्लायंस ऑफिसर भी होगा जो इंश्योर करेगा कि सारे रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। डेटा प्रिजर्वेशन, now the period for which merchant banks must preserve the books of accounts and records has been increased from 5 years to 8 financial years. तो पहले मर्चेंट बैंक्स को जितना भी डेटा था वो प्रिजर्व करके रखना पड़ता था फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, इसको भी अब इंक्रीज कर दिया गया। अब कम से कम 8 साल तक के लिए उनको सारी बुक्स ऑफ अकाउंट, सभी डेटा को प्रिजर्व करके रखना है, जिससे अगर फ्यूचर में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है दे कैन प्रोड्यूस दीज बुक्स। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग रिस्क बेस्ड अंडरराइटिंग लिमिट्स. Now, underwriting the risk is now explicitly linked to liquidity rather than total assets. Total underwriting obligations cannot exceed 20 times the liquid net worth of merchant bankers. So, पहले क्या था, कितना वो लोग मैक्सिमम अंडरराइटिंग कर सकते थे रिगार्डिंग द इश्यूज, उसमें चेंजेस आए हैं। नाउ इट इज लिंक्ड टू द लिक्विड नेटवर्थ। ओके, लिक्विडिटीज पे बेस्ड है कि वो कितना अंडरराइटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, जो एक तरीके से क्या होता है, अश्योरेंस होता है, गारंटी होती है कंपनी को कि अगर उनका पूरा इशू सब्सक्राइब नहीं हुआ तो जो अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन होता है वो ये लोग परचेज करते हैं। ठीक है, तो दैट नाउ ऑब्लिगेशन, अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन कैन नॉट एक्सीड 20 टाइम्स द लिक्विड नेटवर्थ ऑफ द मर्चेंट बैंकर्स. The requirement for category 1 merchant banker to accept a minimum underwriting obligation of 5% or 25 lakhs has been deleted.
पहले ये मिनिमम अंडरराइटिंग ऑब्लिगेशन होता था। फॉर मर्चेंट बैंकर इज एक्टिंग एज एन अंडरराइटर, सो जो कैटेगरी 1 वाला होता था उसका रहता था कि भाई कम से कम आपको जो भी इशू किया जा रहा है उसका 5% का आपको ऑब्लिगेशन लेना है, गारंटी लेनी है कि इतना आप परचेज कर लोगे, या फिर मिनिमम 25 लाख। उसको अब डिलीट कर दिया गया है। Merchant bankers can engage in non-SEBI regulated activities like fee-based financial consultancy, but these must be housed in strategic business units. So इसके लिए मर्चेंट बैंकर्स को एक अलग से ऑटोनॉमस यूनिट सेटअप करनी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट डिवीजन सेटअप करने पड़ेंगे इफ दे want to provide other kind of services which are not regulated directly by SEBI, like providing any kind of financial consultancy on the basis of fees. ओके, तो उसके लिए अलग से एसबीयूज ऑटोनॉमस डिवीजन सेटअप करने रहेंगे। नेक्स्ट है मर्चेंट बैंकर्स आर नाउ प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंडक्टिंग वैल्यूएशन एक्टिविटीज डायरेक्टली। इसके लिए भी उनको क्या है, पूरा सेपरेट यूनिट चाहिए रहेगा, सेपरेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। ओके, डायरेक्टली दे कैन नॉट अंडरटेक द वैल्यूएशन पार्ट ऑल्सो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल, a merchant bank cannot lead, manage an issue if its directors, employees or its relative hold more than 0.1% of the share capital or shares worth more than rupees 10 lakhs in the issuing company. तो कोई ऐसी कंपनी जो इक्विटी मार्केट से फंड रेज कर रही है उसके लिए मर्चेंट बैंक एक्ट नहीं करेगा एज ए लीड मैनेजर अगर उसी के खुद ही के डायरेक्टर या एम्प्लॉयज या रिलेटिव उस कंपनी में 0.1% ऑफ द शेयर कैपिटल होल्ड कर रहे हैं या फिर शेयर्स होल्ड कर रहे हैं विच एज हैविंग द वर्थ मोर देन 10 lakhs, बिकॉज देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है वहां पे। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। यहाँ पे हमने मर्चेंट बैंक काफी कंसाइज वे में कंप्लीट किया, जहां पर हमने मेनली फोकस था हमारा जो न्यू रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस हुए इन 2026, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जो आपको आंसर मार्क करने पड़ेंगे दैट हैज टू बी बेस्ड ऑन दीज न्यू रूल्स। आई होप वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो सेशन अगर पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, डू लाइक द सेशन और साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस एंड फॉर ऑल द JIB related updates do join our Telegram group. I have shared the link in description box. See you in the next session. Thank you.